हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए देखते हैं आज क्या था। टुडे इज 28th में। देखिए, एक तो ये पेज वन पे जो था डॉक्टर वी के पॉल का, जो नीति आयोग के मेंबर भी हैं, तो उन्होंने कहा है कि स्टेट्स को सब पता था कि हमें, उन्होंने खुद ही कहा था, उन्हीं की रिक्वेस्ट थी कि हमें खुद ही प्रोक्योर करने दी जाए ये सारी की सारी। ये दिस डजंट मेक न्यूज़ फॉर यूपीएससी। फिर भी आप नोट करना चाहें तो इतना सही नोट कीजिएगा जितना मैंने लिखा है, कि स्टेट्स को क्या क्या पता था, और उनको पता था कि प्रोक्योर करना वैक्सीन अब्रॉड से मुश्किल होगा बिकॉज प्रोडक्शन इज लेस। और जो ये ज़िद थी स्टेट्स की, खुद की ज़िद थी कि हम खुद ही प्रोक्योर करें, और अब वो कह रहे हैं कि प्रोक्योर सेंटर को करना चाहिए और एडमिनिस्टर स्टेट्स को करना चाहिए। ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली केजरीवाल के बाद, स्टेटमेंट के बाद थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से भी आया है। आना तो बीजेपी की तरफ से भी हो सकता था, बट वो उन्होंने एक न्यूट्रल आदमी को बिठा के बुलवा दिया। तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। देखिए प्लीज़ इन चीज़ों की न्यूज़ मत बनाइएगा। उस वक्त एक पेज वन पे था आईटीटी रूल्स, और ये थोड़ा सा इसके बारे में, आईटीटी रूल्स के बारे में एक पूरा आर्टिकल भी आया हुआ है, जो कि मिस्टर केटीएस तुलसी ने लिखा है, और साथ में उनके एक मोहतरमा भी हैं जिन्होंने लिखा है। देखिए उन चीज़ों को आप देखिए, हर आदमी के अगर आप पर्सनल व्यूज़ देखने लग गए तो आप पागल हो जाएंगे। आपको बेसिकली क्या करना है, आईटी रूल्स आपको पता होना चाहिए। वो आप 28 फेब 1 मार्च, जैसे मैंने आपको कल बताया था, इसका एनालिसिस सुन लीजिए, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको सिर्फ इतना देखना है कि जो हमने कल देखा था व्हाट्सएप की क्या ऑब्जेक्शन है, क्या उसने कोर्ट में पुट की है। उसके बाद कोर्ट क्या कहेगा, क्या उसकी राय रहती है, वो ही हम देखेंगे। डेली टू डेली पर्सनल व्यूज़ बहुत आते रहेंगे। आज मैं चाहूँ तो मैं भी भेज सकता हूँ, आप चाहे आप भेज सकते हैं। ऐसे तो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, ठीक है? तो उसमें मत जाइएगा। एक पेज वन पर था जो येलो नोटिस इशू हुआ है। आप सोच रहे होंगे कल भी आया था, बट क्या होता है, ऐसे बहुत सारी न्यूज़ आती हैं जिसमें से प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, बट देने तो 100 ही होते हैं ना। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ऐसे बन सकते हैं जो आप सोचेंगे, मगर कई बार क्या होता है, कुछ रिपीटेड थिंग्स होती हैं। व्हेन इट कम्स, तब आपको बनता है कि आप उसको कब बनाएं नोट्स, कब नहीं। ये नहीं है एक बार कहीं मेंशन हुआ तो आप उसको बना लें। वो डिफरेंट होता है, साइंस वाला जैसे पेज हो गया, या कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जिनमें आपको इम्पोर्टेंट बन जाता है कि आपको एक ही बार आएगी न्यूज़, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट होगी कि आपको इम्पोर्टेंट हो जाएगी यूपीएससी के लिए, स्पेशली प्रीलिम्स। मेंस में तो आप हमेशा देखिएगा, मेंस में वही चीज़ें आएंगी, जो क्वेश्चंस आते हैं वो डेली टू डेली आपके थोड़े थोड़े टाइम बाद आ रहे होते हैं, रैकरिंग होते हैं। जो प्रीलिम्स में एक बार आने का बात ये नहीं है कि वो दोबारा वो उस पे क्वेश्चन आएगा, बट कुछ चीज़ों में होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। साइंस हो गया, या कुछ मैथोलॉजी से रिलेटेड हो गया, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे आते हैं, ठीक है? तो अब आए हैं तो देखते हैं। आज दो दिवाली आ चुका है, तो रेड नोटिस का भी इशू होता है। ये हम इंटरपोल की बात कर रहे हैं, ये इंटरपोल डॉट आई एन टी की साइट है, उसमें से लिया है। रेड नोटिस होता है टू सीक द लोकेशन एंड अरेस्ट ऑफ वांटेड पर्सन। येलो होता है टू हेल्प लोकेट मिसिंग पर्सन, ठीक है? ज़्यादातर ये माइनर्स के केस में यूज़ होता है। और ब्लू नोटिस होता है, मतलब बेसिकली ये येलो नोटिस होता है टू हेल्प आइडेंटिफाई पर्सन्स हु आर अनएबल टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ, जो खुद को ना पहचान पा रहे हो, तो उसके अगेंस्ट, टॉक्सिक अगेंस्ट येलो नोटिस इशू हुआ। एक ब्लू नोटिस होता है टू कलेक्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन्स आइडेंटिटी। ब्लैक नोटिस होता है टू सीक इन्फॉर्मेशन ऑन अनआइडेंटिफाइड बॉडीज। फिर एक ग्रीन नोटिस होता है कि टू प्रोवाइड वार्निंग अबाउट अ पर्सनल क्रिमिनल एक्टिविटीज, ठीक है? और ऑरेंज नोटिस होता है टू वार्न ऑफ एन ऑफेंड अ पर्सन, ठीक है, जो एक सीरियस या इमिनेंट थ्रेट है टू पब्लिक सेफ्टी। एक पर्पल नोटिस होता है, और एक इंटरपोल का खुद का, एक इंटरपोल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस होता है, जो ये ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स को होता है हु आर टारगेट्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शन कमेटी, ठीक है? तो टोटल अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नोटिस आर देयर इन टोटल। याद रखिएगा, कभी ये भी पूछ सकते हैं कि इंटरपोल के टोटल नोटिस क्या, अगर 3 4 पॉइंट्स में आएगा तो 8 नोटिस हैं। हो सकता है आपको येलो और रेड नोटिस के बारे में पूछ ले। देखिए, इतने ज़्यादा नोटिस के बारे में नहीं पूछ रहेगा, थोड़ा सा ये रेड आता है न्यूज़ में, थोड़ा येलो आता है। बहुत कम होते हैं जो बाकी नोटिस सुनने को मिलते हैं न्यूज़ में। एक पेज टू पे था, ये थोड़ा सा फॉडर टाइप है। कि डब्ल्यू एच ओ ने वार्न किया है कि इस कोविड पेंडेमिक के बाद हमें एक हेल्थ प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का पेंडेमिक देखने को मिलेगा, क्योंकि लोगों के अंदर डर आ चुका है कि वो इन्फेक्ट हो जाए, या उनका फैमिली मेम्बर कोई वायरस वायरल ना हो जाए, वायरस ना अफेक्ट कर दे। तीसरा, उनको लग रहा है कि हमारी लाइवलीहुड सफर, दे हैव सफर्ड लॉस, मतलब चाहे बिजनेस नुकसान हो गया हो या जॉब चली गई हो। और जो इस टाइम काम भी कर रहे हैं उनको लग रहा है कि हम आगे ना जॉब लूज कर दें। तो थोड़ा सा ये फियर है, तो इसकी वजह से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी कुड बी द नेक्स्ट पेंडेमिक। तो इट इज़ जस्ट अ फॉर्डर, लिख सकते हैं आप।
थोड़ा-सा आपको एनालिसिस करना हो, क्रिटिकल एनालिसिस करना हो, तो उसमें आप ये पॉइंट डाल सकते हैं। पेज 5 पे था लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप के हम ऑलरेडी न्यू रेगुलेशंस और लॉ हमने डिस्कस कर लिया था कल 27 मई को। अब इसमें थोड़ा गवर्नमेंट का स्टैंड, जो वहाँ के कलेक्टर हैं उसका स्टैंड क्या है, उनको देखते हैं। उन्होंने कहा है कि हमने बैन किया स्लॉटरिंग बीफ। क्यों किया है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि एक तो फिश एंड एग्स वर हेल्थियर फॉर चिल्ड्रन, और दूसरा क्या, आइलैंड है तो यहाँ पे फिश ईज़िली अवेलेबल है, और लोकल फिशरमैन को भी हेल्प करेगी कि उनकी जो पकड़ेंगे वो आराम से बिक जाए। दूसरा उन्होंने कहा है कि एक जो हमने लिकर लाइसेंस का वो शुरू किया है, वो सिर्फ़ इसलिए किया है ताकि बहुत ज़्यादा टूरिज़्म अट्रैक्ट कर सकें। ये इट विल नॉट बी सोल्ड टू आइलैंडर्स बिकॉज़ मुस्लिम कम्युनिटी वहाँ ज़्यादा रहती है और मुस्लिम्स डोंट ड्रिंक, तो उस वजह से है, प्रोहिबिटेड है वहाँ पे उसमें। तो उसकी वजह से उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ़ टूरिस्ट को सर्व करेगा ताकि हम बढ़ा सकें अपना टूरिस्ट रीच। दूसरा एक जो वो पासा एक्ट, जो प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़, गुंडा एक्ट जिनकी बात की थी हमने कल, वो कह रहे हैं कि देयर आर 2 पीसफुल आइल्स है। वो कह रहे हैं कि ये बेसिकली हमने यूज़ किया है नारकोटिक्स केसेस में, इल्लीगल ट्रेड में और पॉस्को में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और ये इम्पोर्टेंट था फ्रॉम द सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू। ये गवर्नमेंट का स्टैंड रहा है, ठीक है? उसके बाद एक एडिटोरियल पे स्पीच की वो लेके था, थोड़ा-सा अच्छा है। देखिए, स्पीच पे हमारे बहुत सारे लेक्चर्स आ चुके हैं। मैं इसमें आपको 2 ही एग्ज़ाम्पल दूँगा, 23 फ़ेब और 5th मार्च। उसके अलावा हमारे प्लेंटी ऑफ आर्टिकल्स, वी हैव एनालाइज़्ड मोर देन 10 टू 12 आर्टिकल्स। अगर मैं आपको उसमें अगर देने लगता इसमें एनालिसिस, तो आप कहते सर इतने लेक्चर्स कैसे सुनेंगे एक दिन में? तभी मैं आपको कह रहा हूँ 2 जनवरी ऑनवर्ड्स सुनिए। क्या होता है, स्पीच, फ्री स्पीच, 124A, 153A, ये राइट टू प्राइवेसी, इनको लेके ना डेली के थोड़े-थोड़े फ़ोल्डर्स इकट्ठे होते ही होते हैं। आप ये एक्सपेक्ट मत करिएगा आपको एक दिन में सारा आंसर मिल जाएगा। ना ही ये एक्सपेक्ट करिएगा कि आप पेपर में एक ही दिन का लिख के आएँगे। आपको अच्छे स्कोर नहीं मिल पाएगा। कभी किसी के व्यूज़ आ रहे हैं, कभी किसी के व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत अच्छे-अच्छे व्यूज़ आते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं भी आपको 23 फ़ेब, 5th मार्च दे रहा हूँ, बट आई नो इट देयर आर मेनी, और बहुत सारे-सारे बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और भी हैं इसके ऊपर। तो उसमें बड़ी अच्छी बात लिखी है कि स्पीच माना फ्री है, बट दिस फ्रीडम कम्स विद अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं है कि आप खुले में कुछ भी बोल सकते हैं। आप ये नहीं है कि इट इज़ नॉट जस्ट समथिंग दैट डज़ नॉट कंटेन अब्यूज़, डिफेमेशन और इncitement टू वायलेंस। सिर्फ़ इसी को रिलेटेड स्पीच रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपको ये 3 चीज़ों का तो ध्यान रखना ही है। सबसे बड़ी चीज़ आपको ये याद रखना है कि आपके कथनी से आप जो बोलें, वो किसी एक ग्रुप को, किसी एक रेस को, जेंडर को, कास्ट को, रिलीजियस बिलीफ को, सेक्सुअल ओरिएंटेशन को, नेशनैलिटी को और इमिग्रेशन को टारगेट ना कर रहा हो। उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट ना कर रहा हो, ठीक है? सिर्फ़ ये नहीं है कि अगर आपने कह दिया कि मेरी स्पीच में वायलेंस नहीं था, अब्यूज़ नहीं था, डिफेमेशन नहीं था, उन 3 चीज़ों से तो काम नहीं चलता, वो तो है ही है, वो तो होना ही चाहिए, बट साथ में आपकी स्पीच से डिस्क्रिमिनेशन की बदबू, आपकी स्पीच से किसी हेट्रेड की बदबू टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर ग्रुप, चाहे वो किसी बेस पे हो, रेस, कास्ट, जेंडर बेस्ड, किसी भी बेस पे हो, वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? और ये एक तो कहेंगे कि दुनिया भी अब उस तरफ से मूव्ड world has also moved away from a free speech doctrine। इस फ्री स्पीच डॉक्ट्रिन जो आजकल एक पहले एक कॉन्सेप्ट था डेमोक्रेसी का, उससे मूव कर रही है, और उसमें वो लेके आ रही है कि एंड दे डिस्करेज नाउ टारगेटिंग ऑफ एनी वल्नरेबल सेक्शन। तो अब यही है कि हेट स्पीच पे बेसिकली इन्होंने कुछ नहीं है, एक कमिटी बिठाई हुई है यूनियन होम मिनिस्ट्री ने, वो क्रिमिनल लॉ में चेंजेस ला रही है, उसी को लेके ये सारा का सारा चल रहा है, ताकि क्योंकि वो हेट स्पीच को एक सेपरेट ऑफेंस बनाएँगे। हमें अभी वेट करनी होगी, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। क्या होता है, क्या नहीं होता है, डोंट रश। थोड़ा-सा इसमें से हमें जो ये ऊपर की 4 लाइन्स मैंने आपको बताई हैं, ये थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट थी। स्पीच इज़ फ्री। क्या होता है ना कि अच्छे गुण, अच्छे पॉइंट्स, अच्छी चीज़ें जहाँ-जहाँ से मिले, कलेक्ट करते जाओ। यूपीएससी की एक यही कहानी है। मतलब कहते हैं आप चाय की टपरी में भी बैठे हो ना, और वहाँ पे 2 आदमी बात कर रहे हैं, और आपको लगा कि कुछ यार अच्छी बात करी है उन्होंने, कोई पॉइंट ऐसा दिया है कि जो मेरे हेल्प का है। आपको उसी टाइम नोट करना चाहिए, चाहे आप सुन लें, घर आके नोट करें। तो कहते हैं कि अच्छी चीज़ें तो जहाँ से मिले वहाँ से कलेक्ट करो। तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे, पॉइंट बड़ा अच्छा था। स्पीच इज़ फ्री बट इट इज़ अ फ्रीडम दैट कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ यही नहीं है कि आप अब्यूज़, डिफेमेशन और वायलेंस को कंट्रोल कर रहे हैं, बट आपको एक अगर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं आप अगेंस्ट एनी ग्रुप, तो वो भी गलत है। तो ये बड़ा अच्छा लगा, दैट इज़ हेट स्पीच बेसिकली। तो इसके ऊपर हमने बड़े सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए हुए हैं, मैं आपको लिख नहीं सकता। थोड़ा-सा 23 5th मार्च मैंने ये कहूँगा कि ये इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने दिया है। सर्च करते रहेंगे, थोड़ा-सा मिला तो मैंने आपको बताया, नहीं तो बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स हैं इसके ऊपर। कुछ आर्टिकल्स होते हैं, 1 या 2 होते तो मैं आपको दे देता।
ये देने के लिए मैंने आपको दे दिया, नहीं तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वी हैव डिस्कस्ड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस की हैं फ्री स्पीच पे, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। वैसे तो इन दोनों में आपको थोड़ा सा बहुत पता चल जाएगा, ये तो कम से कम सुन लीजिएगा, और कुछ ना आगे पीछे जा पाए तो आप। उसके बाद एक साइक्लोन्स पे था एडिटोरियल, वो देखने की जरूरत नहीं है। 16 17 कितने हम वेल प्रिपेयर्ड हैं कितना नहीं उसको मत देखिए, 19th में का एनालिसिस देखिएगा, उससे ज़्यादा कुछ मत देखिएगा। एक पेज एक पे फैक्ट सा था, कई बच्चों को नहीं पता होता कि आईबी क्या है, रॉ कहाँ पे फंक्शन करती है। तो याद रखिएगा आईबी जो है वो यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंडर फंक्शन करती है, और जो रॉ है वो अंडर कैबिनेट सेक्रेटरीट है। ये याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स का फैक्ट है। एक इंटरनेशनल पेज पे, अब ये रवांडा के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मुझे याद नहीं आ रहा था कि कौन सी डेट को पढ़ा था, हमने सर्च मारा नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा आपको, फिर मैं जब डेट नहीं दे सकता तो मेरा फर्ज बनता है कि आपको मैं दोबारा पूरा एक्सप्लेन करूँ। देखिए इट इज़ अ लैंडलॉक कंट्री इन सेंट्रल अफ्रीका, हमें पता ज़रूरी हो जाता है कि हमें इसकी पोजीशन देखें। अच्छा, इसकी कैपिटल क्या है किगाली, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि हमारे एनवायरमेंटल कन्वेंशन में भी किगाली एग्रीमेंट भी है। तो बस ये याद रखिएगा रवांडा की कैपिटल किगाली, अगर कोई मिस मैच करके पूछा जाए तो किगाली जो है रवांडा की है। बेसिकली क्या था, वर्ल्ड वॉर वन से पहले इस पर जर्मनी राज करता था, फिर जर्मनी के बाद इस पे आ गया कब्जा जब 1916 में बेल्जियम के पास, ठीक है। तो इन दोनों ने बेसिकली फेवर किया तुत्सी को। वहाँ पे ना बेसिकली दो कम्युनिटीज रहती हैं, तुत्सी और हुतू। हुतू है वहाँ पे 85% 86% के करीब। मैं आपसे 1994 जेनोसाइड से पहले की बात बता रहा हूँ। जो हुतूज हैं वो करीबन 85% हैं, और 14% हुआ करते थे तुत्सी, देवर इन माइनॉरिटी। तो जितने भी कॉलोनियलिस्ट आए तो इन्होंने क्या करा था, फेवर किया था तुत्सी को। अब वो किस वजह से किया था, कोई कहता है कि उनके यूरोपियन फीचर्स थे इस वजह से किया था। तो उस वजह से क्या हुआ, तुत्सी को बेटर एजुकेशन दी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ दी। तो उस वजह से तुत्सी और हुतू में एक दुश्मनी सी पैदा हो गई थी, एक अनफेयर डिवाइड हो गया था। उसके बाद क्या हुआ था कि जब कॉलोनियल लेफ्ट, दे लेफ्ट तुत्सी एज द रूलिंग पावर, ये याद रखिएगा। जब वो छोड़ के गए तो उन्होंने तुत्सी को रूलिंग पावर के हिसाब से छोड़ा था, जिन्होंने हुतू के ऊपर बड़ा एक्सप्लॉयटेशन किया। फिर क्या हुआ 1962 में, तुत्सी से जो गवर्नमेंट है वो चली गई, वो चली गई गवर्नमेंट हुतू के पास, ठीक है। जब रवांडा की इंडिपेंडेंस हुई तो वो हुतू के पास चली गई थी। हुतू बेसिकली 85% आपको बता चुका हूँ, 14% ऑफ तुत्सी माइनॉरिटी है जो 14% है। अब तो 10% से भी कम है। अब क्या हुआ, April 7 1994 को जो प्रेसिडेंट थे एक हैबियारिमाना, ये हुतू थे, उनको असिसिनेट कर दिया गया, मार दिया गया। उस वजह से हुतू वालों ने क्या करा, लार्ज स्केल वायलेंस की अगेंस्ट द माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑफ तुत्सी, और उनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स को भी मारा उन्होंने। और कहते हैं 100 दिनों के अंदर अंदर 8 लाख लोगों को मार दिया गया बाय एथनिक हुतू एक्सट्रीमिस्ट। ये याद रखिएगा, बाय हुतू एक्सट्रीमिस्ट तुत्सी मारे गए। अब क्या हुआ, जो फ्रांस है, इस काम में फ्रांस बार बार क्यों न्यूज़ में आ रहा है, क्योंकि बेसिकली चाहे तुत्सी कम थे, मगर ना कहीं अब ओवरटेक करने लगे थे हुतूस को। जब ये जेनोसाइड हुआ उस वक्त उन्होंने भी रेबेल ग्रुप बन गया उनका भी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि तुत्सी जो है हुतूस को हरा न दे। अब फ्रांस के क्या है, डिप्लोमेटिक टाइज बहुत ज़्यादा थे हुतूस डोमिनेटेड गवर्नमेंट के साथ। जब से उनकी इंडिपेंडेंस हुई थी 1962 में, जब से फ्रांस के हुतूस के साथ रिलेशंस बड़े अच्छे थे। तो उन्होंने 1994 सिविल वॉर में क्या किया, फ्रांस ने अपनी फोर्सेस भेजी, जब उनको लगा कि तुत्सी जो हैं डिफीट ना कर दें हुतूस को। अब उन्होंने उस वजह से फ्रांस ने काफ़ी हुतूस को सेव कर लिया, और शेल्टर असाइलम भी दिया फ्रांस में। अब उसमें क्या है कि इस वजह से फ्रांस का नाम इसमें चलता है। तो ये बेसिकली सारी कहानी थी। इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैप देख लें, दिस इज़ रवांडा मैप। बॉर्डर किसको करता है, उगांडा वो यहाँ है, कॉन्गो यहाँ है, बुरुंडी यहाँ है, तंजानिया यहाँ है। बेसिकली टब सी, ठीक है, सी बट आज के नाम से आ सकते हैं या टब सी के नाम से याद रख सकते हैं। तो ये लैंडलॉक कंट्री है, ये 4 कंट्रीज इसके आसपास है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ करने वाला नहीं है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।